जब बात रिश्तों की आती है तो हमेशा ही रिश्ते सोच समझकर बनाए जाने चाहिए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो ऊपर वाला हमारे साथ बनाकर भेजता है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम बनाते हैं। रिश्ते पवित्र हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जब लगने लग जाए कि रिश्ते नाजायज़ संबंधों में तब्दील हो रहे हैं तो उन्हें वहीं पर विराम दे देना चाहिए, क्योंकि नाजायज़ संबंध कभी भी सुखद परिणाम नहीं देते। और आज की कहानी भी कुछ इसी तरीके से है। जब नाजायज़ संबंधों को आप हवा देते रहते हैं और एकदम से उनको बंद करने की कोशिश करते हैं तो वो एक ऐसा रूप ले लेते हैं जिसको रोक पाना और जिसके बाद क्राइम को रोक पाना नामुमकिन सा हो जाता है। और आज की ये कहानी नाजायज़ रिश्तों से पनपे क्राइम की कहानी है। तो दोस्तों, क्या है पूरी कहानी हम जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें। और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आज की कहानी है क्या। इकलौती बिटिया होने की वजह से मालती अपने माँ बाप की लाडली थी। उसके पापा के पास इतना कुछ था कि जब जो चाहा उसे मिला। पापा बालमुकुंद चौहान और मम्मी उसकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। माँ बाप के प्यार की वजह से बालिग होते होते मालती काफ़ी जिद्दी हो गई थी। वैसे उसे ज़्यादा जिद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वह जो भी कह देती उसके मम्मी पापा और भाई आंख मूंद करके पूरी कर देते। मूल रूप से मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले के भितरवार तहसील के मोहनगढ़ गांव के रहने वाले बालमुकुंद चौहान और भूपेंद्र जाट आमने सामने रहते थे। और इस वजह से उनका न सिर्फ एक दूसरे के परिवार में घरोवा था, बल्कि पड़ोस में रहने की वजह से दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना भी था। मालती और भूपेंद्र सिंह का बेटा पवन साथ में ही खेलते खेलते बड़े हुए थे। मालती खूबसूरत थी तो पवन भी कम आकर्षक नहीं था। वह लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा युवक था। अपने आकर्षक व्यक्तित्व के बल पर वह किसी को भी बांध लेने की क्षमता रखता था और इसीलिए पवन से मिलना मालती को भी अच्छा लगता था। किशोरावस्था में कदम रखते ही पवन मालती की ओर आकर्षित हो गया। कई सालों तक चोरी छिपे दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया, लेकिन परिवार वालों के डर की वजह से अपने मन की बात अपने घर वालों से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि मालती ने बिना किसी संकोच के अपने माता पिता को बता दिया था कि वह पवन से प्यार करती है और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती है। इस पर उसके पापा ने उसे बड़े प्यार से समझाया, बेटी, पवन से रिश्ता जुड़ना नामुमकिन है और इसकी पहली वजह तो यह है कि वह हमारी बिरादरी का नहीं है और दूसरा, उसकी हमारे परिवार की हैसियत बराबर की नहीं है। वह हमारे मुकाबले कुछ भी नहीं है। पापा की बात सुनकर मालती के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। मालती के मम्मी पापा जानते थे कि उनकी बेटी जिद्दी स्वभाव की है और उसकी इस आदत को देखते हुए उसके मम्मी पापा ने उसके घर से निकलने पर सख्त पाबंदी लगा दी। मालती समझ गई कि अब पवन के साथ ज़िंदगी बिताने का उसका सपना महज सपना ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि घर वाले उसका रिश्ता प्रेमी पवन के साथ नहीं करेंगे। इधर बालमुकुंद चौहान मालती की शादी के लिए लड़का तलाशने लगे। काफ़ी दौड़ धूप के बाद बालमुकुंद चौहान को दतिया जिले के इंदरगढ़ में रहने वाला सोनू चौहान अपनी बेटी के लिए पसंद आ गया और इसके बाद उन्होंने बड़ी धूमधाम से मालती की शादी सोनू चौहान के साथ कर दी। मालती दुल्हन बनकर ससुराल पहुंच गई। सोनू मालती जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर खुश बहुत था और यही वजह थी कि वह पत्नी की हर इच्छा का ख्याल रखता था। इसके बावजूद मालती अपने प्रेमी पवन को भुला नहीं पाई थी। उसे जब भी मौका मिलता वह फ़ोन पर अपनी सहेली से प्रेमी पवन के बारे में बतियाना शुरू कर देती और पवन के बारे में सारी जानकारी ले लेती। धीरे धीरे 2 साल गुजर गए। पवन भी मालती को भुला नहीं सका था और दिन रात मालती उसके ख्यालों में छाई रहती। वह अपनी ज़िंदगी मालती की यादों में काटना चाहता था और इस वजह से उसने शादी भी नहीं की थी। इधर मालती के मम्मी पापा और भाई को लगने लगा था कि शादी के बाद मालती पवन को भूल चुकी होगी और इसीलिए उन्होंने उसे गांव में किसी के भी घर आने जाने की छूट दे दी।
पवन और मालती मौके की तलाश में रहने लगे। एक दिन मौका पाकर सबकी नज़रों से बचे दोनों मिले। इस मुलाकात में मालती ने बताया कि वह अपनी शादी से जरा भी खुश नहीं है, तो पवन चौंक पड़ा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मालती अब भी उसे अपने दिल में बसाए हुए होगी। उसे लगता था कि मालती उसे भुलाकर अपने पति से प्रेम में रम गई होगी। पवन ने मालती से पूछा, क्या तुम अब भी मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने को तैयार हो? हाँ, मैं तुम्हारे लिए अपना बसा बसाया घर छोड़ने को तैयार हूँ। मायके से मालती ने भागना उचित नहीं समझा, क्योंकि इससे उसके मायके वालों की बदनामी होगी। फिर योजना के अनुसार दोनों ने एक दूसरे के नए मोबाइल नंबर्स ले लिए। मालती ने पवन का मोबाइल नंबर सहेली के नाम से सेव कर लिया। 3 दिन बाद मालती का पति सोनू उसे लेने अपनी ससुराल मोहनगढ़ आया, तो वह बेमन से ससुराल चली गई। ससुराल में किसी को भी उसके शादी से पूर्व के प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी नहीं थी, और इसीलिए उसे देर रात मोबाइल पर बतियाते देखकर किसी को भी संदेह नहीं हुआ। ससुराल वाले यही समझते थे कि वह अपने माँ बाप की लाडली बेटी है और उन्हीं से बातें करती होगी। इत्तेफाक से एक दिन मालती के पति सोनू की देर रात अचानक नींद टूट गई। तब उसने उसे किसी पुरुष से खिलखिलाकर हंसते हुए वीडियो कॉल पर बात करते हुए देखा, और इससे सोनू को मालती पर शक हो गया। उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि शादी के बाद भी पत्नी का किसी अन्य पुरुष से चक्कर चल रहा होगा। काफ़ी प्रयत्न करने पर सोनू को पता चला कि मालती का प्रेम प्रसंग मोहनगढ़ गांव के पवन के साथ रहा है, और इस जानकारी से सोनू को गहरा झटका लगा। अब इसे लेकर आए दिन पति पत्नी के बीच में झगड़ा होने लगा। धीरे धीरे उनके रिश्तों में दरार आती चली गई, और यह दरार इतनी बढ़ी कि सोनू ने अपने ससुर को फ़ोन करके साफ कह दिया कि अब वह मालती को पत्नी के तौर पर अपने घर पर नहीं रख सकता। आप इंदरगढ़ आकर मालती को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएं। बाल मुकुंद चौहान ने मालती को रखने के लिए अपने दामाद से काफ़ी मनुहार की, लेकिन सोनू इसके लिए कतई तैयार नहीं हुआ। बाल मुकुंद बेमन से मालती को अपने घर ले आए। मालती को मायके में रहते हुए 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। इस बीच ना तो पति ने उसका हालचाल पूछा और ना ही सास ने। इसके बाद बाल मुकुंद चौहान और उनकी पत्नी को बेटी के भविष्य की चिंता सताने लगी। फिर वे दोनों अपने रिश्तेदारों के साथ मालती के ससुराल पहुँचे। उन्होंने मालती के साथ ससुर से लेकर दामाद तक से मालती को घर ले जाने के लिए मिन्नतें की, लेकिन सोनू अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुआ और उसने मालती को विधिवत तलाक दे दिया। सोनू के इस कदम से मालती और बाल मुकुंद की बड़ी बदनामी हुई। समूचे मोहनगढ़ में मालती को उसके पति द्वारा तलाक दिए जाने की बात चर्चा का विषय बन गई। लोग चटकारे लेते और आपस में बात करके तरह तरह की बातें करने लगे। बिरादरी में भी थू-थू हो रही थी, जिसे मालती के मम्मी पापा से लेकर भाई तक का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आखिर में ना चाहते हुए घर वालों ने मालती के लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी। मालती के पापा और भाई ने काफ़ी मशक्क़त के बाद मालती के लिए ग्वालियर में अपनी ही जाति का एक युवक तलाश कर सामाजिक रीति रिवाज से 8 दिसंबर 2022 को उसकी दूसरी शादी कर दी। दूसरी शादी के बाद मालती ने अपने प्रेमी पवन से दूरियां बनानी शुरू कर दी। अब जब भी पवन उसे फ़ोन करता तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर उसका फ़ोन काट देती। शादी के कुछ दिनों बाद मालती पहली बार अपने मायके आई तो पवन ने उसे फ़ोन कर एकांत में बैठकर बात करने के लिए बुलाया, मगर मालती ने उससे कहा कि अब वह अपने पति की वफादार बनकर रहना चाहती है। उसने पवन से 2 शब्दों में कह दिया कि अब वह उसकी वैवाहिक ज़िंदगी में दखल देने की कोशिश ना करे और वह भी उसे भूलकर अपना विवाह कर ले। पवन को अपनी प्रेमिका की यह नसीहत उचित नहीं लगी। पवन ने मालती के फ़ोन पर मैसेज भेजकर धमकी दी कि तेरा पति अपने घर वालों के साथ तुझे शादी के बाद पहली बार लेने आ रहा है ना। अगर तू आज दोपहर में मुझसे मिलने मेरे किराने की दुकान पर नहीं आई तो मैं तेरे सभी न्यूड फ़ोटो इंटरनेट पर डालने के साथ ही तेरे नए नवेले पति के मोबाइल पर भी सारी फ़ोटो भेज दूंगा। पवन की इस धमकी से मालती काफ़ी तनाव में आ गई। मजबूरी में मालती ने पवन की बात मान ली। 24 दिसंबर 2022 की दोपहर
जब मालती के घर वाले मालती को विदा कराने के लिए मोहनगढ़ आ रहे ससुराल वालों की आवभगत की तैयारी में जुटे हुए थे, तभी दबे पांव मालती पवन की जिद पर उसकी दुकान पर पहुंच गई। मालती को सामने पाकर पवन मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमक उभर आई। पवन ने पहले की तरह जैसे ही मालती की कमर में बाहें डालकर उसे अपने आगोश में लेने का प्रयास कर मनमर्जी करने की जतन की, तभी मालती ने उसे अपने से अलग करते हुए कहा कि अब वह किसी और की व्याहता है। मालती ने उससे कहा, पवन, अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो, और वैसे भी तुम्हारे इश्क के चक्कर में पड़कर मेरी और मेरे परिवार वालों की पहले ही काफ़ी बदनामी हो चुकी है। अब मैं तुमसे किसी तरह का संपर्क रखकर अपनी ज़िंदगी नरक नहीं बनाना चाहती हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे, वरना तुमसे इश्क करने की भूल मैं हरगिज़ नहीं करती। मालती के मुंह से खरी खोटी सुनकर पवन की शहनशक्ति ने जवाब दे दिया। वह अपना आपा खो बैठा और यह कहते हुए कि चल, तेरे घर वाले तुझे तेरे पति के पग फेरे की रस्म के बाद विदा करें, मैं तुझे आज ही इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा कर देता हूँ। कमर में खोसा देसी तमंचा निकालकर उसने प्रेमिका मालती के सिर से सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही मालती तख्त पर गिर गई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। प्रेमिका की हत्या करने के बाद पवन ने भी यह कहते हुए कि उसी कट्टे से स्वयं को गोली मार ली कि जब जाने मन तू ही नहीं रही तो दुनिया में तो मैं तेरे बिना जीकर क्या करूँगा। 2 बार गोली चलने की आवाज़ सुनकर मालती का भाई हरिओम किसी अनहोनी की आशंका में दौड़कर पवन जाट की किराने की दुकान पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर देखा तो अपनी शादीशुदा बहन को खून से लथपथ तख्त पर पड़े पाया। हरिओम ने बहन को झकझोर कर उठाना चाहा, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। उसने उसकी छाती पर हाथ रखकर देखा तो पता चला कि उसकी धड़कनें बंद हैं। उसकी नाक के सामने हाथ ले जाकर देखा, लेकिन उसकी सांस नहीं चल रही थी। अपनी लाडली बहन की मौत से हरिओम की चीख निकल पड़ी। मोहल्ले वालों को उसकी आवाज़ को पहचानने में जरा भी देर नहीं लगी। वह दर्द भरी चीख बालमुकुंद के बेटे हरिओम की थी। वह चीख चीख कर कह रहा था कि बड़ी बेरहमी से पवन ने मेरी बहन की हत्या कर दी है। मालती, तुझे हो क्या गया था जो आज अपनी विदाई के पहले तू पवन की दुकान पर चली आई। इसके बाद पड़ोसियों से लेकर सारे रिश्तेदार भूपेन जाट के घर के बाहर जमा हो गए। पड़ोसियों में से किसी ने भीतरवार थाने को मालती मर्डर केस की खबर दे दी। खबर पाकर एसएचओ प्रशांत शर्मा से लेकर एडिशनल एसपी देहात जयराम कुबेर, एसडीपीओ अभिनव वारंगे घटनास्थल पर पहुंच गए। 22 वर्षीय मालती का खून से सना शव भूपेन जाट के मकान में बनी दुकान में पड़ा हुआ था। उसके पास में ही उसके प्रेमी पवन सिंह की खून से लथपथ अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। दोनों के ही शरीर पर काफ़ी नज़दीक से गोली मारे जाने के निशान थे। युवती की लाश के पास ही एक देसी कट्टा भी पड़ा हुआ था। इससे अंदाज़ा लगाया गया कि पहले युवक ने अपनी प्रेमिका के सिर पर गोली मारी और फिर खुद आत्महत्या करने के इरादे से गोली मार ली। तलाशी में दोनों के पास से कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन पवन जाट के पर्स से मालती और पवन का संयुक्त फोटो मिलने से यह बात साफ हो गई कि मामला प्रेम प्रसंग का है और इसलिए एक संभावना और ऑनर किलिंग की भी बनती नजर आने लगी। लेकिन किसी भी परिणाम तक पहुंचने से पहले पुलिस के लिए इस हत्या से पहले की हकीकत जाननी जरूरी थी, क्योंकि मामला हत्या और आत्महत्या के अलावा ऑनर किलिंग का भी हो सकता था। इसलिए पूरी एहतियात बरतते हुए एडिशनल एसपी देहात जयराम कुबेर के निर्देश पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हुए सुराग तलाशने की कोशिश की और इसके बाद मालती का शव पोस्टमार्टम के लिए और अचेत अवस्था में लहूलुहान हालत में पड़े पवन जाट को प्राथमिक उपचार के लिए भीतरवार के शासकीय स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। लेकिन हालत में सुधार होता ना देखकर डॉक्टरों ने बिना देरी किए उसे ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया और इलाज के दौरान 1 दिन बाद ही पवन ने भी दम तोड़ दिया। अस्पताल से एसएचओ को इस बारे में सूचना दे दी गई और इस सूचना के मिलते ही एसएचओ प्रशांत शर्मा और एसडीपीओ अस्पताल पहुंच गए। जरूरी कार्यवाही के बाद पवन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पवन की मौत के बाद मोहनगढ़ में तनाव फैल गया
और तनाव को देखते हुए ग्वालियर से पवन का शव मोहनगढ़ आने से पहले ही भितरवाड़ तहसील के एसडीपीओ अभिनव वारंगे ने मृतक युवक और युवती के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया। एसडीपीओ ने गम में बिलखते हुए मालती के माता पिता और भाई को ढांढस बंधाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि इस समय आप लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन यह सब कैसे हुआ यह जानने के लिए मुझे आप लोगों से पूछताछ तो करनी पड़ेगी। आप लोग इसी तरह रोते रहेंगे तो एसएचओ अपना काम कैसे करेंगे। आप लोग रोना धोना बंद कीजिए और हम लोग जो पूछें उसका जवाब दीजिए। इस पर भी मालती के घर वालों का रोना बंद नहीं हुआ तो एसडीपीओ ने नाराज होकर कहा, ठीक है, आप जी भर कर रो लें और इसके बाद मेरे ऑफिस में आकर बयान दे जाना। इतना कहकर वह घटना स्थल से चलने को गाड़ी में आकर बैठे ही थे कि बाल मुकुंद चौहान उनकी गाड़ी के समीप आकर बोले, साहब रुकिए, मैं आपको इस हत्याकांड की सारी हकीकत बताता हूँ। साहब, मेरे पड़ोस में रहने वाले भूपेंद्र सिंह जाट के बेटे पवन ने मेरी बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था, लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को शादी से ना कर किसी और लड़के से शादी कर दी तो वह और उसके परिवार के लोग बुरी तरह से तिलमिला गए। पवन के पिता भूपेंद्र जाट, उसकी माँ वंदना जाट, भाई उपेंद्र, चाचा उमराव सिंह और पवन ने बड़े सुनियोजित ढंग से मालती को अपने घर बुलाकर मेरी बेटी के सिर पर गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया और उल्टे पवन का परिवार मेरे परिवार पर उंगली उठाते हुए मेरे घर वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहा है। साहब, अब इस पर हत्याकांड का सारा सच सामने आ चुका है। आप इन 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें, तभी हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करेंगे। इसके बाद एसडीपीओ के निर्देश पर एसएचओ प्रशांत शर्मा ने तत्काल मृतका के पिता बाल मुकुंद की शिकायत पर भूपेंद्र जाट, वंदना जाट, पवन जाट, उपेंद्र, उमराव सहित पवन के खिलाफ भादंबी की धारा 302 और 147 के तहत मामला दर्ज कर लिया। प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका को गोली मारकर सुसाइड करने के बहुचर्चित मामले में नया मोड़ तब आया जब पवन की इलाज के दौरान ग्वालियर में मौत होने के बाद पवन के घरवालों ने मालती के घरवालों पर हत्या का मुकदमा कायम करने की मांग करते हुए भितरवाड़ थाने पर घेराव कर लिया। काफ़ी मशक्क़त के बाद और एसएचओ की कोशिश के बाद दोनों परिवारों ने अपने अपने बच्चों के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए अपने अपने घर चले गए। तो दोस्तों, कथा लिखे जाने तक पुलिस मर्डर केस सुसाइड है या इस हत्या है, इस मामले की जांच ही कर रही थी। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब सिलसिला आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। सबसे पहले तो आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतना सहयोग करते हैं और सपोर्ट करते हैं और इतने अच्छे अच्छे से कमेंट करके मुझे सजेशन भी देते हैं और मुझे मोटिवेट भी करते हैं। तो तहे दिल से धन्यवाद। मेरे पास जो सबसे पहला कमेंट आया है वो है रामू पेरियार जी का। उन्होंने कमेंट किया है, हेलो मैडम, कैसे हैं आप? मेरी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब थी और इसीलिए मैं वीडियो नहीं वॉच कर पाया। तो रामू जी, तहे दिल से धन्यवाद कि आप वीडियो रेगुलर वॉच करते हैं और अपनी तबीयत का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मौसम वैसे भी बदल रहा है और तहे दिल से धन्यवाद आपका। इसके साथ ही मेरे पास नेक्स्ट कमेंट आया है मोहम्मद एफ़ जी का और मोहम्मद एफ़ जी ने कमेंट किया है नाइस प्रेजेंटेशन। तो मोहम्मद एफ़ जी, तहे दिल से धन्यवाद। एज़ यूजुअल आप हमेशा सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं और ऐसे ही अपना सपोर्ट और सहयोग बनाए रखिए। इसके अलावा मेरे पास कमेंट आया है यूनिवर्सल आईडी से और उन्होंने कमेंट किया है कि वीडियो इज़ नॉट रेलिवेंट एंड वर्थ इट। और अपलोड करने से पहले कुछ पिक्स जो हैं रिलेटेड टू द वीडियो वो ज़रूर अपलोड कीजिए करिए। तो मैं ज़रूर चाहूँगी और कोशिश करूँगी। थोड़ा सा इस टाइम पर मेरे साथ भी थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं ड्यू टू हेल्थ, तो इसलिए थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आने वाले वीडियोज़ में पिक्चर्स जो हैं वो वीडियोज़ के साथ ही अपलोड होंगी। तो तहे दिल से धन्यवाद आप सब लोगों का कि आप सब लोग सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। बस ऐसे ही अपना सपोर्ट और सहयोग बनाए रखिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।